आयुष रांगा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल वाइटल्स एजुकेशन पर। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हमारी क्लास 11th मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप ये जानेंगे कि आप किसी भी काम को या फिर किसी भी जो आपका कोई भी एक्टिविटी है आप उसको कितने तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ ऐसा जो कि आपका सिर्फ 11th में ही काम नहीं आएगा। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो रीजनिंग आती है, मेंटल एबिलिटी, जो रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं उनमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये चैप्टर आपका सिर्फ 11th और 12th के पर्सपेक्टिव से ही नहीं बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है, और ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, मतलब लंबा नहीं कहूँगा लेकिन एक इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है। और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से अपने अंदर समा लेते हैं तो आपका 11th तो स्ट्रांग होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके आगे आगे फ्यूचर में आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं जहाँ पर आपके मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपका क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, वो आता है मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी ये होता है मैथमेटिकल 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 प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसका सेंस क्या है? तो ये मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, ये हमें कहता है कि आप कोई भी जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, मान लीजिए जहाँ आपका होम है और जहाँ आपकी डेस्टिनेशन है, आपको आपके घर से उस डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। तो उस आपके घर से लेके उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के, या कोई भी जगह देख लीजिए, उसके अलग अलग रास्ते होते हैं। ऐसे मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि आपके पास एक ही रास्ता है। एक भी रास्ता है तो वो भी एक है, एक सिंगल रास्ता है ना, तो नंबर है। तो ऐसे ही कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के मल्टीपल रास्ते होते हैं। तो ऐसे ही और भी चीज़ें होती हैं कि मान लीजिए आप आपके जैसे पीछे 6, 7, 8 में हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन होते थे कि आपके पास 6 नंबर्स हैं, इन 6 नंबर से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनाइए। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ कि आप उन 6 डिजिट से कितने मैक्सिमम नंबर्स बना सकते हैं। तो वही सब चीज़ से इस प्रिंसिपल नंबर ऑफ काउंटिंग में आते हैं। हम इसमें क्या बताते हैं कि कोई भी जो काम है, मान लीजिए मतलब एक ऑपरेशन है, उसमें 2 पार्ट है, ए और बी। तो उस ए और बी पार्ट, ए से बी पार्ट को पूरा करने के लिए हम कितने मतलब कितने तरीके से उसको पूरा कर सकते हैं। और सी में ही इसके 2 पार्ट हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो होता है आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टी इसमें 2 प्रिंसिपल, एक है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, जिसे हम दूसरी भाषा में रूल ऑफ एंड भी कहते हैं। रूल ऑफ एंड। और दूसरा है इसमें एडिशन प्रिंसिपल। अभी हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बात कर रहे हैं तो इसलिए बात करते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है, इसका कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए आप ऐसे देखिए कि आपके पास दो ये समझ लीजिए दो आपके पास दो दो पार्ट हैं किसी एक्टिविटी के, ए और बी। अगर आप ए एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपके पास कुछ, ये समझ लीजिए आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और ए एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपके पास कुछ एम वेज हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपके पास कुछ एम वेज हैं और बी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपके पास कुछ एन वेज हैं। तो अगर आप जो एक ऑपरेशन में 2 पार्ट है, ए और बी, तो अगर आप पूरे ऑपरेशन को, अगर आप ये हमने बता दिया कि उसका ए पार्ट को करने के लिए आपके पास एन वेज है, बी पार्ट को करने के लिए आपके पास एन वेज है,
तो अगर आपसे पूछा जाए कि उस पूरे ऑपरेशन को करने के लिए आपके पास कितने वेज हैं, यानी अगर एक ऑपरेशन मान लीजिए कोई भी ऑपरेशन है जो जिसमें ए और बी पार्ट है, तो अगर आपसे पूछा जाए इसके टोटल कितने तरीके होंगे, कि मान लीजिए हमारे पास ए का कोई भी ए पार्ट है जो उसको करने के n तरीके हैं, बी पार्ट है उसको करने के n तरीके हैं, तो आपको जो पूरा ऑपरेशन है जिसमें ए और बी पार्ट दोनों है, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको उसके तरीके होंगे m मल्टीप्लाई n। यानी मान लीजिए आप इसे देखिए कि आपको कोई भी काम है, जैसे ए है उसको करने के आपके पास 2 तरीके हैं, बी को करने के 3 तरीके हैं, तो इस तरीके से आपको ये पूरा ऑपरेशन करने के लिए कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी पूरे 6 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मैं एक सबसे किसी भी चीज़ को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना, तो उसको मैं अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो भैया अभी आप ये मान लीजिए कि हम एक कंडीशन लेते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कोटा से दिल्ली। कहाँ जाना है, कोटा से दिल्ली। ठीक है, अब एक आपके नीचे क्वेश्चन लिखा रहा होगा तो आप वहां देख सकते हैं, उसमें क्या कहा गया है कि कोटा से हमें दिल्ली जाना है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें कंडीशन क्या दी गई है कि बीच में आपको जयपुर से जाना जरूरी है, मतलब जयपुर के थ्रू ही जाया जाता है, तो सबसे बीच में क्या है, जयपुर आता है। अब उसने कहा क्या है कि आप देर आर 3 वेज टू ट्रेवल फ्रॉम कोटा टू जयपुर, मतलब आपके पास क्या है, मान लीजिए 3 रास्ते हैं, मतलब 3 अलग अलग रोड्स हैं। मान लीजिए एक ये रोड होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। ठीक है, तो कोटा से जयपुर के पास कितने होंगे, 3 रास्ते। फिर उसने क्या कहा, एंड 4 वेज टू ट्रेवल फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, और जयपुर से दिल्ली ट्रेवल करने के लिए कितने रास्ते हैं आपके पास, 4। 1 2 3 4। तो इतना आप समझ गए कि आपको कोटा से दिल्ली जाना, लेकिन उससे पहले क्या है, आपको जयपुर से होके जाना पड़ेगा, और कोटा से पहले जयपुर पहुंचने के कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। फिर जयपुर से दिल्ली तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, 4। अब पहले उन्होंने जैसे आप समझिए कि अगर मैं सिर्फ आपसे इतना ही पूछूं कि आपको कोटा से दिल्ली जाना है, तो आपको टोटल कितने तरीके से आप दिल्ली पहुंच सकते हैं, तो आप कहेंगे, आप मान लीजिए आपने ये रोड 1 ली, यहाँ से एक रोड ली, इधर से एक रोड ली, तो ये हो गया आपका 1। मान लीजिए समझ लीजिए आप इसको नाम दे दीजिए K1 K2 K3, और ये हो जाएगा J1 J2 J3 एंड J4। तो पहला तरीका क्या है, आप इधर से K1 के साथ जाएं और इधर से भी J1, तो पहला हो जाएगा K1 J1। उसके बाद आप क्या करेंगे, K1 इधर से गए K1 के साथ ही, फिर K1 J2, फिर दूसरा K1 के साथ J3, फिर K1 के साथ J4। तो K1 के साथ तो आपकी सारी पॉसिबिलिटी, ये 4 पॉसिबिलिटी हैं। ऐसे ही सिमिलरली जो होगा K2 का भी होगा, K2 के साथ J1, K2 के साथ J3, K2 के साथ J2, K2 के साथ J4। ऐसे ही सिमिलरली 3 का भी होगा, तीसरी रोड जब आप लेंगे K3 J1, K3 J2, K3 J3 एंड K3 J4। तो ये जो ये है टोटल वेज जिसके थ्रू आप दिल्ली से कोटा जा सकते हैं। तो अगर आप इनको काउंट करें तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये टोटल कितने रास्ते आ गए, 12 वेज आ गए। ये हम कब गए, जब हमने लॉजिकल नॉर्मल काउंटिंग करनी थी। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के थ्रू उसको करके दिखाता हूँ। अब आप देखिए हमें क्या करना है, हमारा मेन ऑपरेशन क्या है, कोटा से दिल्ली पहुंचना। ठीक है, और इस ऑपरेशन के 2 पार्ट है, क्या क्या, पहला है कोटा से जयपुर, फिर जयपुर से दिल्ली। ठीक है, अब हमें पता है कि कोटा से जयपुर जाने के लिए मान लीजिए ये पार्ट है इसका और ये बी पार्ट है, तो
तो जो ए पार्ट है कोटा से जयपुर पहुंचने का, इसमें हमारे पास कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। तो एक ए के कितने वेज हैं? 3। ऐसे ही बी, अब बी में बी, अब जयपुर से दिल्ली जाने के लिए कितने तरीके हैं आपके पास? 4, 4, तो हो जाएगा 4। अब हमने जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पढ़ा वो हमें कहता है कि अगर आपके पास किसी ऑपरेशन के 2 पार्ट हैं ए और बी, और उनके करने के कुछ एम एक और दूसरे के एन वेज हैं, तो आपके पास जो पूरा ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए जो टोटल वेज होंगे वो क्या होगा? एम क्रॉस एन। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल वेज हो जाएंगे, टोटल वेज कितने हो जाएंगे? ए के 3 और मल्टीप्लाई बी के 4, तो टोटल 12 वेज आ गए। तो हमने नॉर्मल जो अपना बेसिक काउंटिंग ऑपरेशन से किया तब भी हमारे पास 12 वेज है, और इस ऑपरेशन से भी 12 वेज है। वो हमने किया, वो इसलिए किया क्योंकि वो एक लॉजिकल थिंकिंग है, वहाँ आप समझ जाएंगे वो एक वेरिफिकेशन है। और ये हमने इस तरीके से किया तो आप समझ जाएंगे कि इसका यूज़ आप कहाँ पे कर सकते हैं। तो आप सिंपली ये समझिए, ये आप ऐसे ये इसके बजाय आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मान लीजिए पता लगा ना कि भाई आप जैसे किसी भी जगह से कहीं भी जैसे कहीं जा सकते हैं। जैसे ये तो सिर्फ कोटा से दिल्ली जयपुर हो गया। मान लीजिए अगर इसकी जगह कुछ और आता है, जैसे कि मान लीजिए आप हरिद्वार में हैं, हरिद्वार से आपको मुंबई जाना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आप हरिद्वार से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर मुंबई। तो ऐसे ही मल्टीपल रास्ते होते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमेशा बीच में आएगा, ये डायरेक्ट हो सकता है। पर हम बात कर रहे हैं कि मतलब अगर मान लीजिए किसी के 2 पार्ट, डुअल पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन में जैसे इन्होंने कहा है कि हम इनका जो पहला क्वेश्चन था वो ये था, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम कोटा टू दिल्ली वाया जयपुर। वही उन्होंने क्या कहा कि कोटा से दिल्ली जाना है लेकिन वाया जयपुर। वाया जयपुर का मतलब जयपुर से जाना जरूरी है, तो वही हमने किया, बीच में जयपुर लिया। अगर वो कहते कि डायरेक्ट दिल्ली, तो वो हमें दिया ही नहीं है, तो वो तो हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें सिर्फ क्या कह दिया गया था कि कोटा से जयपुर और जयपुर से दिल्ली, तो वही हम कैलकुलेट कर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन वो हमने निकाल लिया कि इसका आंसर 12 आएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन टेक अ राउंड ट्रिप प्रोवाइडेड दैट द सेम रोड दैट हैज नॉट बीन टेकन व्हाइल कमिंग बैक टू कोटा। अब उसने क्या कहा है सेकंड क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, अगर आप ध्यान से पढ़े तो। उसने क्या कहा है कि ऐसे कितने तरीके हैं कि कोई इंसान राउंड ट्रिप मतलब कोटा से दिल्ली, और मतलब एक राउंड ट्रिप मतलब कोटा से दिल्ली और फिर दिल्ली से कोटा। तो ऐसे कितने तरीके हैं कि एक बंदा राउंड ट्रिप ले, मतलब कोटा से दिल्ली जाए और दिल्ली से फिर कोटा है, और उसे क्या करना है, उसे वो रोड नहीं लेनी है जिस रोड से वो आया है। मतलब उस रोड से वो नहीं वापस जा सकता जिस रोड से वो आया है। तो इसमें जो कंडीशन है वो हम देखेंगे वो कैसे बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि जब कोई बंदा गया, आप नॉर्मल, ये कोई ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग, जब आप सिंपली समझिए, आप इधर से गए, आपके पास कितने तरीके हैं? 3। जयपुर जाएंगे, जयपुर से आप 4 गए, तो टोटल कितने होंगे? 12। हो गया आपके पास कितने? 12 तरीके। ये तो हो गए 12 तरीके। अब देखिए, अब इसमें हम 2 पार्ट कैसे करें। अब इसके भी अब 2 पार्ट समझ लीजिए कि आपको अब जो ये नया ऑपरेशन क्या करेंगे? राउंड ट्रिप में अब इसके 2 पार्ट क्या हो जाएंगे? कोटा से दिल्ली और दिल्ली से कोटा। तो पहला पार्ट यानी उसका, इसमें जो ये पार्ट हो गया 3×4, ये इसका ए पार्ट हो गया, और बी पार्ट क्या कहता है? दिल्ली से कोटा। अब हमें एक और बात कही गई थी कि हमें वो रोड नहीं लेनी जिस रोड से वो जा चुके हैं। अब आप समझिए कि अगर आप दिल्ली से जयपुर की बात करें, अगर मान लीजिए उनमें से उसने कोई एक रोड चुनी होगी, तो हमारे पास कितनी रोड बची है? पहले ओरिजिनली कितनी थी? 4 रोड थी। अब हमने उनमें से एक यूज कर लिया, तो हमारे पास कितनी बची? 3। और जब जयपुर से हम कोटा गए, तो जब हम कोटा से जयपुर आए थे तब भी एक रोड यूज की होगी हमने। तो जयपुर से कोटा जाते हैं हम वो रोड यूज नहीं करेंगे। तो 3 रोड ओरिजिनली थी, उनमें से एक रोड हमने यूज कर ली, तो हमारे पास कितनी बची? 2 रोड। तो ये आपके 2 पार्ट हो गए, ए और बी। और अगर मैं टोटल वेज निकालूं तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? यहाँ से आपका 12 आया, यहाँ से आपका 6 आया, बस आपको करना कुछ नहीं, आपने बस सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ गया 72। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो यही है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, और आप इसको ऐसे ही अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपको बहुत मैथमेटिकली बहुत हाई थिंकिंग स्किल चाहिए।
यहाँ पे आपको जो आपका लॉजिकल थिंकिंग है, ये चैप्टर आपका वो बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। तो अगर आप इस चैप्टर को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसमें सीखने की कोशिश करेंगे, तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो था आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल है यानी एडिशन प्रिंसिपल, उस पर भी बात करते हैं। अब वो क्या कहता है? सेकंड प्रिंसिपल है एडिशन प्रिंसिपल। और इसे रूल ऑफ, उधर उसे कहते थे रूल ऑफ एंड, और इसे कहते हैं रूल ऑफ और। वहां पे एंड इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमने क्या कहा, हम एक रोड से नहीं गए, एक रोड से जा सकते हैं और फिर उसके साथ ही जयपुर से फिर दूसरी रोड। यहाँ पे क्या या मीन्स हम उनमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे। वहां पे क्या था, एक के साथ दूसरी भी सेलेक्ट कर रहे थे। अभी आप जो आगे में बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन में जो भी मतलब दो ऑपरेशन हैं आपके पास, और जो दोनों ऑपरेशन हैं वो इंडिपेंडेंटली मतलब अपने अपने तरीके से करे जा सकते हैं एम और एन बेस में। मान लीजिए कोई एक ऑपरेशन ए है, एक ऑपरेशन बी है, और वो इंडिपेंडेंटली मतलब ए बी पे डिपेंड नहीं है और बी ए पे डिपेंड नहीं है। तब क्या होगा, इसके कुछ अगर मान लीजिए ए को ए काम ए ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास एम बेस है और बी ऑपरेशन करने के लिए एन बेस है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सिर्फ एक चीज का फर्क है, डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में क्या था, ए और बी आपस में डिपेंडेंट थे। हमें क्या करना था, ए से बी तक पहुंचना था, मतलब मैं कोटा से दिल्ली पहुंचना था, तो कोटा से दिल्ली पहुंचने के लिए हम जयपुर पे क्या थे, डिपेंडेंट थे। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, वो डिपेंडेंसी नहीं रहती। यहाँ पे जो दोनों ऑपरेशन है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इंडिपेंडेंसी जब आती है तभी एडिशन प्रिंसिपल यूज होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको एडिशन प्रिंसिपल कहाँ लगाना है और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहाँ लगाना है। जहाँ पे ऑपरेशंस के बीच डिपेंडेंसी है वहां पे आपको लगाना है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, और जहाँ पे इंडिपेंडेंसी नहीं है, जहाँ इंडिपेंडेंसी है मतलब वहां पे आप लगाएंगे एडिशन प्रिंसिपल। तो एडिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो ऑपरेशन है ए और बी और उन्हें करने के एम और एन बेस हैं और वो दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे पूरा ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेशन ए कॉमा बी, वो हो जाएगा आपका एम प्लस एन। इसलिए इसका नाम एडिशन प्रिंसिपल है, क्योंकि यहाँ पे उसका नाम मल्टीप्लिकेशन इसलिए था क्योंकि वहाँ पे जो वेज हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और ये एडिशन है क्योंकि यहाँ पे जो वेज है वो क्या हो जाते हैं, एड अप हो जाते हैं। ठीक है, यही था। अब इसमें भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब आप देखिए, एक अब मान लीजिए आप कोई एक जगह है ए, एक जगह है बी। ठीक है, आपको ए से बी तक पहुंचना है। ठीक है, लेकिन वही मान लीजिए कोटा है, ये दिल्ली है। अब हमें ये अभी तो पिछली बार क्या था, हमारे पास सिर्फ कोटा था, मतलब जयपुर था बीच में। अब मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग शहर हो, मतलब जयपुर के अलावा कोई एक और शहर है। मान लीजिए मतलब ए शहर से आपको बी शहर तक पहुंचना है, और आपके पास दो अलग शहर से आप जा सकते हैं। मान लीजिए कोई एक शहर सी है, कोई एक शहर बी है। मान लीजिए कोटा है, कोटा से आपको दिल्ली जाना है, तो कोटा से आप जयपुर के थ्रू जा रहे हैं, और कोटा से आप मान लीजिए इधर कोई भी अपने हिसाब शहर मान लीजिए, मुझे इतना रास्तों का नहीं पता। तो अब करना क्या, आप सिंपली ये समझिए कि मान लीजिए आपको ए से बी तक जाने के कुछ एम बेस है। एम बेस मान लीजिए अभी हम न्यूमेरिकल नंबर ले लेते हैं। ऐसा मान लीजिए कि ए मतलब जाना आपको ए से बी तक ही है अभी, लेकिन वाया सी और वाया डी ही जाएंगे। मतलब इसीलिए लगता तभी है जब आपके पास ऑपरेशन में दो पार्ट्स हों। ठीक है, तो मान लीजिए आपको ए से सी तक पहुंचने के कितने तरीके हैं, मान लीजिए अभी हम तीन ले लेते हैं। तीन तरीके ए से सी तक पहुंचने के, और ए से डी तक पहुंचने के आपके पास कितने तरीके हैं, दो। ठीक है, अब आप पहले आप मान लीजिए ए से सी तक गए, और सी से डी तक पहुंचने के कितने तरीके हैं, मान लीजिए अभी चार है।
चार तरीके से आप सी से बी तक पहुंच गए, और डी से मान लीजिए अब डी से बी तक पहुंचने आपके पास कितने तरीके हैं, मान लीजिए 3 है, 1 2 3। अब आप कहेंगे तो पिछली बार की तरह ही है, इसमें अलग क्या हुआ, आप वही बताता हूँ। अब आप ये समझिए कि आपसे एक सवाल पूछा जाए, जैसे कि अभी मान लीजिए मैंने ये एक रोड नेटवर्क बना दिया। अब एक सवाल जैसे नीचे लिखा है कि जो रोड नेटवर्क मैंने बनाया, इसमें आप बताइए कि एक पर्सन जो है वो ए से, यहाँ पे सी लिख आप मान लीजिए ए से बी तक ही पहुंचना है आपको, ए से बी तक वो कैसे पहुंच सकता है, वाया सी और वाया डी। मतलब उसने ये कंडीशन नहीं दी है कि उसको सी से ही जाना है या डी से ही जाना है, उसने कंडीशन दे दी है कि आप सी से भी जा सकते हैं और डी से भी जा सकते हैं, लेकिन और मतलब किसी एक से, तो एक टाइम पे तो आप 2 रोड पे नहीं जा सकते, तो उसने कहा कंडीशन दी है कि आप सी से भी जा सकते हैं और डी से भी जा सकते हैं। तो इसमें करना क्या होगा, तो आप सिंपली समझिए, आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की याद कीजिए। अभी के लिए आप मान लीजिए कि आपके पास ये डी वाली कंडीशन है नहीं, तो बचा आपके पास ऊपर वाला कंडीशन कि आपको ए से बी तक पहुंचना है। आप बोला भाई ऊपर वाले मेरे पास ए से सी तक पहुंचने के कितने वेज हैं, ए टू सी 3 वेज, फिर सी से बी तक पहुंचने के 4 वेज। अभी तो डिपेंडेंसी है ए से सी की, सी से बी की, तो ए से बी की वाया सी, यहां से लिख देते हैं ए टू बी वाया सी। तो यहाँ तो आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी है सी के बीच में। वो कितनी हो जाएगी 3 इंटू 4 12, यानी ए से बी तक वाया सी, मतलब सी के थ्रू पहुंचने के कितने तरीके हैं 12। वो तो आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से निकालेंगे। अब बात करें, अब आप इसको थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कीजिए और डी वाला देखिए। तो ए से बी तक कितने तरीके हैं 2, और डी से बी तक पहुंचने के आपके पास कितने तरीके हैं 3। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे आपके पास, ए से बी वाया डी, ए से डी तक 2 और डी से बी तक 3, तो टोटल 6 वेज इनके आ गए। इनमें जो इंडिविजुअली जो मेथड लगेगा वो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी डी के ऊपर है दोनों की, ए और बी की अभी, इसलिए इसमें इंडिविजुअली तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ही लगेगा। तो यहाँ पर टोटल ए से बी के वाया सी 12 वेज आ गया और ए से बी के वाया डी 6 वेज आ गए। और हमें निकालना क्या था, ए से बी तक के वेज वाया सी और वाया डी। मतलब उसने कोई कंडीशन नहीं दी है कि आप डी से जाएं, मतलब सी के थ्रू जाएं या डी के थ्रू जाएं, आप जाए किसी से भी, पर आपको पहुंचना कहाँ तक है, बी तक पहुंचना है, ठीक है। लेकिन जाना मतलब सी और बी के थ्रू ही जाना, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो अब आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक के टोटल 12 वेज आ गए, यहाँ से यहाँ तक के टोटल 6 वेज आ गए। अब यहाँ पे लगेगा एडिशन प्रिंसिपल, क्योंकि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, सी का डी से कोई रिलेशन नहीं, तो ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट है तो हमसे अब टोटल वेज हम पूछे थे वाया सी और वाया डी, जहाँ पे और वर्ड यूज हो वहाँ पे आपको एडिशन प्रिंसिपल लगाना है, जहाँ पे एंड यूज होगा वहाँ पे आपको कौन सा लगाना है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो बस ए से बी तक टोटल वेज पूछे जाए कि आप ए से बी तक कैसे पहुंचेंगे, वाया सी और वाया डी, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप एडिशन प्रिंसिपल लगाएं तो आपको ए से बी तक वाया सी और डी, तो कितना हो जाएगा, सी ए से बी तक सी तक पहुंचेंगे 12 और ए से बी वाया डी तक पहुंचने के 6, तो 12 + 6 18 तरीके आ जाएंगे आपके ए से बी तक पहुंचने के, वाया सी और वाया डी, मतलब दोनों में से किसी एक को भी आप चूज कर सकते हैं। यही होता है आपका क्या, एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये दोनों प्रिंसिपल है हमारे अभी जो स्टार्टिंग में। बाकी अभी आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको सब समझ में आता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी आज के लिए सिर्फ ये 2 प्रिंसिपल, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस वगैरह सब धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। बाकी एक अच्छा चैप्टर है तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, और ये चैप्टर वो है जो आपका सिर्फ 11th 12th ही नहीं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको बहुत मदद करने वाला है। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा, और बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें अगर आप लॉजिकल थिंकिंग में लगाएंगे तो आप किसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी तो
एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को आप एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए, जो मैंने बताया। आप बस थिंकिंग समझिए कि हमें कौन सी जगह पर क्या लगाना है, ठीक है। बाकी हम धीरे धीरे आपके साथ आपके लिए ये लेक्चर्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमको पहुँचाएँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। थैंक यू।